Hello friends, in this video we will discuss about available energy and unavailable energy. So first we will discuss about the definition part of this available energy and unavailable energy. Before that we will know कि what are the another names for available energy as well as unavailable energy कि क्या क्या different names से इनको हम denote करते हैं. ठीक है, तो available energy का दूसरा नाम होता है exergy. Okay, so we also call it exergy. और दूसरा जो अवेलेबल एनर्जी का नाम होता है वो होता है अवेलेबिलिटी से भी हम इसको लिख देते हैं. ओके, सो रिगार्डिंग अनअवेलेबल एनर्जी इसके जो डिफरेंट नेम्स हैं जो होगा दैट इज बेसिकली ANERGY एनर्जी. सो दिस इज एक्सर्जी, दिस इज एनर्जी फॉर अनअवेलेबल एनर्जी. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट नेम्स फॉर अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी. ओके, तो जहाँ भी आपको एक्सर्जी लिखा हुआ मिलेगा इसका मतलब वो अवेलेबल एनर्जी है. अवेलेबिलिटी पूछा है तो मतलब हमसे अवेलेबल एनर्जी ही पूछा है. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द डेफिनेशन पार्ट. ओके, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अवेलेबल एनर्जी हियर. अवेलेबल एनर्जी इज बेसिकली मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सर्टेन हीट इनपुट इन अ साइकिल. ओके, जो भी हमारा वी कैन कंसिडर हियर इट इज़ अ हीट इंजन. सो अब इस हीट इंजन से हम कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं तो वो हमारा होगा अवेलेबल एनर्जी. दिस डब्ल्यू मैक्स, दिस इज बेसिकली अवेलेबल एनर्जी. द अनअवेलेबल एनर्जी क्या होगा? द मिनिमम अमाउंट ऑफ द हीट दैट हैज़ बीन रिजेक्टेड टू द सिंक, वो हमारे पास होगा अनअवेलेबल एनर्जी. ठीक है, तो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क हमने देखिए यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है डब्ल्यू मैक्स, जितना हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो हमारा होगा अवेलेबल एनर्जी. और जो मिनिमम अमाउंट ऑफ इट जो हमें रिजेक्ट करना ही पड़ेगा इस सिस्टम से, इस इंजन से, तो वो क्या होगा? अनअवेलेबल एनर्जी. क्यों? क्योंकि हम उसको यूज नहीं कर पाए हैं, वो बेसिकली वेस्ट है. दैट इज़ अ वेस्ट एनर्जी. अब देखिए यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि हम चाह रहे हैं कि ये जो हीट इंजन है ये मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करेगा. तो मैक्सिमम वर्क प्रोड्यूस करने के लिए जो इंजन का एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होना चाहिए. और एफिशिएंसी इंजन का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर. 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, ये हमने एफिशिएंसी डिस्कस किया था. अब देखिए इंजन का किस केस में? रिवर्सिबल इंजन का. तो जब ये रिवर्सिबली एग्जीक्यूट करेगा ये हीट इंजन तभी इसका एफिशिएंसी मैक्सिमम होगा. तो हम इसको देखिए रिवर्सिबली एग्जीक्यूट करवा रहे हैं. अब जब टी लोअर को जब हम इंक्रीज करते हैं, ओके, तो एफिशिएंसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी. तो टी लोअर को जब हम डिक्रीज करवाएंगे सो हमारे पास एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा. ओके, तो हम चाहेंगे कि जो ये मिनिमम जो ये लोअर टेम्परेचर है, सिंक टेम्परेचर, ये कम से कम हो ताकि एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो. तो हम इसको देखिए कम से कम एम्बियंट टेम्परेचर तक लेके आते हैं. सराउंडिंग टेम्परेचर जो होता है, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है, वहाँ तक हम टी लोअर को रखेंगे. क्योंकि जब इंजन से हम हीट रिजेक्ट करवाएंगे तो वो रिजेक्ट हम कहाँ करवाएंगे? एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करवाएंगे. तो जब एटमॉस्फेयर में रिजेक्ट करवाएंगे तो ये वाला जो टेम्परेचर है ये एम्बियंट का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का टेम्परेचर है, जो जहाँ हम हीट रिजेक्ट करवा रहे हैं. क्योंकि इंजन से हम प्रैक्टिकली सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करवाएंगे. तो इसलिए हमने टी नोट जो लिखा है दिस इज बेसिकली एम्बियंट टेम्परेचर. इससे नीचे यदि हम कम टेम्परेचर पे हीट रिजेक्ट करवाएंगे तो हमें वो सिस्टम जनरेट करना पड़ेगा. पहले कम टेम्परेचर का रिजर्वायर जनरेट करना पड़ेगा. तो उसको जनरेट करेंगे तो उसमें भी वर्क लगेगा. तो हम प्रैक्टिकली क्या करते हैं कि सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करवा देते हैं. ओके, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये जो टेम्परेचर होगा ये सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो गया है. अब जो T1 जो हम देखिए हायर टेम्परेचर को जब इंक्रीज करेंगे तो जब टी हायर को इंक्रीज करेंगे तो ये वाला जो टर्म है ये कम होगा, और ये कम होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगा. तो मतलब टी हायर को इंक्रीज करने से भी एफिशिएंसी बढ़ रहा है. तो ये हायर टेम्परेचर हम ज़्यादा से ज़्यादा रखेंगे. ओके, तो मतलब हम मोर टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में काम करेंगे. ये हम यदि सराउंडिंग टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ले रहे हैं और इसको हम हाई रखेंगे सो दैट आवर एफिशिएंसी शुड बी मोर एंड मोर. ओके, तो इस केस में जब हमारे पास मैक्सिमम वर्क होगा उसे अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, और मिनिमम जो हीट रिजेक्ट करवाना पड़ रहा है उसको हम अनअवेलेबल एनर्जी बोल रहे हैं. ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. तो ये देखिए सेम चीज़ें लिखा हुआ है कि टी एल जो टी हायर जो होगा उसको इंक्रीज करवाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, टी लोअर को कम करवाएंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगा. ओके, तो ये सेम चीज़ें हैं. अब देखिए ये सेम जो हमारे पास ऊपर जो
ये हमने टी एस डायग्राम बनाया है, ठीक है। इस टी एस डायग्राम में आप देखिए कि यहाँ पे इट इज़ बेसिकली अ साइक्लिक डिवाइस। तो ये एक बेसिकली हम कार्नोट साइकिल लेते हैं, तो कार्नोट साइकिल का ही डायग्राम है ये, ठीक है। दिस इज टी एस डायग्राम, ओके। तो इन दिस टी एस डायग्राम आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द अवेलेबल एनर्जी हियर, कि कितना अवेलेबल एनर्जी है। तो जब अवेलेबल एनर्जी निकालना है तो वो मुझे क्या होगा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, कि मैक्सिमम वर्क कितना एक्सट्रैक्ट किया हमने इस सिस्टम से, ओके। तो देखिए जब मैं इसका एफिशिएंसी निकालता हूँ तो क्या होता है, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हाइयर, टी लोअर इज टी नोट और हाइयर टेम्परेचर इज टी वन, तो ये एफिशिएंसी आ गया। अब वर्क जो मैक्सिमम हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें से वो क्या होगा, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाई हीट सप्लाइड। सो ये क्या हो जाएगा, देखिए एफिशिएंसी है 1 माइनस टी नोट अपॉन टी वन मल्टीप्लाइड बाई द हीट सप्लाइड, दैट इज क्यू वन। सो दिस इज द बेसिकली द मैक्सिमम वर्क, क्यू वन माइनस ये वाला जो टर्म होगा ये मैक्सिमम वर्क का हो जाएगा, क्यू वन माइनस टी नोट इंटू क्यू वन अपॉन टी वन, ठीक है। यहाँ से हमने इसको लिखा है, ठीक है। इसको सॉल्व करके ये आ जाएगा मैक्सिमम वर्क। अब देखिए जो क्यू वन अपॉन टी वन का जो टर्म है, यहाँ से जब मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो दिस द क्यू वन अपॉन टी वन आई कैन राइट डाउन एज डेल्टा एस, दिस इज डेल्टा एस, ये लिख सकता हूँ बेसिकली, ठीक है। ये डेल्टा एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ क्यू वन अपॉन टी वन को डेल्टा एस से, तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, देखिए इफ़ आई रिप्लेस क्यू वन अपॉन टी वन बाई डेल्टा एस, तो आई एम गेटिंग द मैक्सिमम वर्क टू बी इक्वल्स टू क्यू वन माइनस टी नोट इंटू डेल्टा एस, ओके। सो अब दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम वर्क, और आई कैन से दिस इज द फॉर्मूला फॉर अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। दूसरा हम इसी फॉर्मूले को कैसे निकाल सकते हैं अवेलेबल एनर्जी वाले को, कि कितना हमने हीट सप्लाई किया माइनस कितना रिजेक्ट हुआ, क्योंकि क्यू नेट इज बेसिकली इन दिस साइक्लिक डिवाइस, ये तो दोनों आइसेंट्रोपिक है, तो क्यू नेट विल बी इक्वल टू डब्ल्यू नेट, और वही डब्ल्यू नेट जो होगा वही इसमें डब्ल्यू मैक्स अवेलेबल एनर्जी होता है। अनअवेलेबल एनर्जी होता है कि जितना मिनिमम से मिनिमम हमने हीट रिजेक्ट करवाना पड़ा, ठीक है। तो देखो हम इसको टी नोड पे लेके आ चुके हैं, एम्बियंट कंडीशंस पे, सराउंडिंग पे, दिस टी नोड इज बेसिकली एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, तो इससे कम हम नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जितना हीट इसको रिजेक्ट करवाएंगे हम, दैट इज बेसिकली द मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट दैट टू बी रिजेक्टेड, ओके। इट इज एक्टिंग रिवर्सिबली, सो एफिशिएंसी वाला फॉर्मूला हमने रिवर्सिबल इंजन का लगाया है, तो कितना मिनिमम हम इसे रिजेक्ट करवाना पड़ेगा। अब देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि एरिया अंडर द टी एस डायग्राम, जो भी टी एस डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं उसमें एरिया अंडर द कर्व, दिस इज बेसिकली द प्रोसेस इज फ्रॉम स्टेट वन टू स्टेट टू। सो इन दिस द एरिया अंडर द कर्व विद द एंट्रोपी एक्सिस, विद एक्स एक्सिस बेसिकली क्या होगा, हीट एक्सचेंज, तो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस, ऐसा लिख सकता हूँ ना। डी क्यू लिख लो, डिफरेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है। डी क्यू इक्वल टू टी डी एस, ओके। दिस इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये नेट हीट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हो रहा है इसलिए हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चेंज की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्योंकि टेम्परेचर आइसोथर्मल है ना, तो आइसोथर्मल के केस में हम लिख सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी। जब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, देन एंट्रोपी चेंज कैन बी रिटन डाउन एज डेल्टा क्यू अपॉन टी, क्योंकि टेम्परेचर इज सेम। अदरवाइज हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते हैं यदि टेम्परेचर वेरिएबल होता है, देन डी एस इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन टी। तो जब हमने देखा कि ये टी एस डायग्राम है, इसमें ये जो एरिया अंडर द कर्व होगा ये क्या बताएगा, हमें हीट बताएगा। ये ही बेसिकली अनअवेलेबल एनर्जी है जो हम यूज नहीं कर पाए। तो जो Q2 का जो वैल्यू होगा वो एरिया अंडर द कर्व कितना होगा, देखो टी नोट इंटू डेल्टा एस, तो दिस इज टी नोट इंटू डेल्टा एस, तो ये क्या हुआ, अनअवेलेबल एनर्जी हो चुका है। तो अवेलेबल एनर्जी देखो हमारे पास Q1 माइनस टी नोट डेल्टा एस, अनअवेलेबल एनर्जी टी नोट इंटू डेल्टा एस। तो हमने दोनों फॉर्मूले डिस्कस कर लिए हैं अवेलेबल और अनअवेलेबल एनर्जी के। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। तो हमें बस एक ही बात ध्यान रखना है कि जो अवेलेबल एनर्जी होता है वो मैक्सिमम वर्क कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम वर्क इस इंजन से कब एक्सट्रैक्ट हो पाएगा, जब ये रिवर्सिबली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। ये जो Q1 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, T1 इंटू डेल्टा एस, कैसे, क्योंकि जो यहाँ पे हमने T1 टेम्परेचर पे Q1 अमाउंट ऑफ हीट ऐड किया और रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में इसको ऐड किया है। तो बेसिकली व्हाट आई कैन से हियर इज कि एरिया अंडर द टी एस डायग्राम, ये जो कंप्लीट एरिया होगा
ये वाला, ये क्या होगा, हीट को रिप्रेजेंट करेगा। सो Q1 इज बेसिकली इक्वल्स टू T1 इंटू डेल्टा एस, ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। और जो Q2 है वो क्या होगा, T0 इंटू डेल्टा एस, ठीक है ना। तो दिस ये भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप अब आपको क्लियर है कि इसमें अवेलेबल एनर्जी का फॉर्मूला हमने डब्ल्यू मैक्स से निकाला, ठीक है। और कैसे निकाला कि जितना कितना हम डब्ल्यू मैक्स करेंगे तो वो डिफरेंस बिटवीन Q1 एंड Q2 आ जाएगा। या फिर जो डब्ल्यू मैक्स, यदि मैं इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करूँ यहाँ इस डायग्राम में, तो डब्ल्यू मैक्स वाला जो रीजन है वो दिस इज व्हाट, क्योंकि हमने टोटल सप्लाई किया था पूरा यहाँ तक, और इतना ये तो हमने रिजेक्ट करवा दिया, ये रिजेक्ट करवा दिया, तो बचा कितना, दिस इज बेसिकली डब्ल्यू मैक्स। जो एरिया इनक्लोज्ड विद इन द साइकिल होगा, दिस इज डब्ल्यू मैक्स, ओके। सो इसको हमने Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा, तो सॉल्व किया तो Q1 माइनस टी नोट डेल्टा एस, और अनअवेलेबल एनर्जी क्या है, टी नोट इंटू डेल्टा एस। सो ये बेसिकली इंजन के केसेस में आपको कैसे निकालेंगे अवेलेबल एंड अवेलेबल एनर्जी, आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हम एक न्यूमेरिकल चेक करते हैं कि 1000 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड टू अ रिवर्सिबल हीट इंजन फ्रॉम अ सोर्स मेंटेन एट 327 डिग्री सेल्सियस, सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस, डिटरमाइन अवेलेबल एंड अनअवेलेबल एनर्जी, ओके। तो देखिए हमने यहाँ पे जो सोर्स टेम्परेचर है वो गिवन है 327, ओके। सो लेट्स ड्रॉ ए हीट इंजन बेसिकली। तो यहाँ पे मैं 327 को जब कैल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 327 प्लस इट विल बी 600, 273 ऐड करेंगे तो 600 कैल्विन आ जाएगा बेसिकली ये। और जब हम यहाँ पे एक हीट इंजन इज ऑपरेटिंग, ओके, दिस इज बेसिकली ए साइक्लिक डिवाइस विच इज हीट इंजन, क्वेश्चन में गिवन है। और जो हीट रिजेक्ट कर रहा है सिंक टेम्परेचर वो 27 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 300 कैल्विन है। अब हमें बताना है कि व्हाट इज़ द अवेलेबल एनर्जी एंड व्हाट इज़ द अनअवेलेबल एनर्जी, और व्हाट द गिवन हियर इज 1000 किलो जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड, जो हीट सप्लाई किया है वो 1000 किलो जूल है, जो रिवर्सिबली हमने हीट इंजन में सप्लाई किया है। तो अब हमें निकालना है कि हाउ मच इज़ द डब्ल्यू मैक्स, मतलब हाउ मच इज़ द अवेलेबल एनर्जी। तो कितना होगा, देखो जब ये मैक्सिमम रिवर्सिबल हीट इंजन है तो ये आइडियल हीट इंजन है, तो इसका जो एफिशिएंसी होगा वो कितना हो जाएगा, 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, मतलब 300 अपॉन 600। तो एफिशिएंसी इज बेसिकली 0.5। तो जब 0.5 एफिशिएंसी है तो डब्ल्यू मैक्स कितना आ जाएगा, क्यू सप्लाइड इनटू एफिशिएंसी। तो यहाँ पे देखो 500 किलो जूल आ गया डब्ल्यू मैक्स। और जब डब्ल्यू मैक्स हमारे पास 500 आ चुका है तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। अब कि 100 किलो जूल आया इंजन में, तो 500 किलो जूल वर्क प्रोड्यूस किया, रिजेक्ट कितना करना पड़ेगा, 500 ही रिजेक्ट करना पड़ेगा इसको। सो दिस 500 किलो जूल इज अनअवेलेबल एनर्जी, कि इस एनर्जी को हम यूज ही नहीं कर पाए कि ये। और ये देखिए, और यदि हमें इस डिवाइस को ऑपरेट करवाना है तो इतना तो रिजेक्ट करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसमें डेल्टा एस यूनिवर्स निकालते हैं तो हमारे पास जीरो आएगा। क्यों, क्योंकि इट इज़ अ रिवर्सिबल इंजन, द केस ऑफ अ रिवर्सिबल इंजन, सो डेल्टा एस यूनिवर्स हियर विल बी जीरो। और इससे यदि हम चाहें कि विदाउट हीट रिजेक्ट करवाएं, हम इसको परफॉर्म करवा लें, पूरा पूरा वर्क निकाल लें 1000 किलो जूल सप्लाई करके, तो देखिए दैट विल वायलेट केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो आई होप ये अवेलेबल एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा कि इंजन के केस में रिवर्सिबल इंजन जब बन जाएगा तो वो हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द मैक्सिमम वर्क जो प्रोड्यूस करेगा। यदि कोई रिवर्सिबल इंजन होगा तो वो मैक्सिमम वर्क नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। और जो अवेलेबल एनर्जी हमने डिफाइन किया कि हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं, और अनअवेलेबल कैसे डिफाइन किया कि कितना कम से कम हमें रिजेक्ट करना पड़े। Now we will discuss a new topic, that loss of available energy, okay। तो यहाँ पे when the same heat is transferred through a finite temperature difference, okay, we will discuss this in next slide here। जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ये वाला, ये बेसिकली क्या है कि हमने वेरिएबल हीट सप्लाई किया है, Q1 हीट सप्लाई किया है T1 पे, Q2 हीट सप्लाई किया है T2 पे, बट जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है दैट इज सेम, ओके, द डेल्टा एस इज सेम। और जो हमने हीट रिजेक्ट करवाया है ड्यूरिंग बोथ द साइकिल्स, कि जब हमने ये वाला साइकिल ले रहा हूँ तो इसमें जो हमने हीट रिजेक्ट करवाया वो भी क्यू नोट एट टी नोट, जो जब हमने Q2 हीट सप्लाई किया हाइयर टेम्परेचर पे तो भी हमने क्यू नोट ही हीट रिजेक्ट करवाया है, ठीक है। तो अब इनमें चेक करते हैं कि विच साइकिल इज मोर एफिशिएंट, ओके।
तो अब इसमें देखिए हमारे पास तो केस 1 जो है, यहाँ हम क्यू रिजेक्टेड बेसिकली कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। क्यू रिजेक्टेड कांस्टेंट है, Q1 का जो वैल्यू लिखूंगा दैट इज T1 इंटू डेल्टा एस। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि एरिया अंडर द TS डायग्राम रिप्रेजेंट्स द हीट एक्सचेंज, हीट ट्रांसफर, ठीक है। Q2 बेसिकली क्या हो जाएगा, T2 इंटू डेल्टा एस। Q0 क्या हो जाएगा, T0 इंटू डेल्टा एस, ओके। और जो Q0 है वो तो हीट रिजेक्टेड है और वो तो कांस्टेंट है दोनों केसेस में, ठीक है। अब जब हम एफिशिएंसी की बात करेंगे यहाँ पे, तो एफिशिएंसी क्या होगा दोनों केसेस में, देखिए एफिशिएंसी इज नथिंग बट 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड। ये फॉर्मूला होता है इंजन का बेसिकली। यहाँ पे जब हमें एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये देखिए इसमें साइकिल में 4 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। ये एग्जैक्टली इट इज़ बेसिकली अ कार्नोट साइकिल टाइप, ओके। तो इसका जब हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो क्यू नेट अपॉन वर्क सप्लाइड, सॉरी क्यू नेट आउटपुट अपॉन इनपुट, तो क्यू नेट अपॉन क्यू सप्लाइड। सो क्यू नेट क्या होता है, क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड। तो सॉल्व करेंगे 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड, ये ऑलरेडी पता है फॉर्मूला, बहुत ईजी है। अब देखिए यदि इस फॉर्मूले में हम क्यू रिजेक्टेड सेम लिख रहे हैं हमने, तो क्यू रिजेक्टेड तो सेम है लेकिन क्यू सप्लाइड जिसमें ज़्यादा होगा तो ये वाला उसका ही एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू सप्लाइड किस में ज़्यादा है, जब टेम्परेचर ज़्यादा है, T1 ज़्यादा है, ठीक है ना, क्योंकि Q1 जो होगा दैट इज बेसिकली T1 इंटू डेल्टा एस। Q1 जो होगा दैट इज T1 इंटू डेल्टा एस, और जो Q2 होगा वो हो जाएगा T2 इंटू डेल्टा एस। तो ये वाला ज़्यादा है ना, सो Q1 इज ग्रेटर देन Q2। जब Q1 ज़्यादा होगा तो 1 माइनस क्यू रिजेक्टेड अपॉन क्यू सप्लाइड। तो जिसका क्यू सप्लाइड ज़्यादा होगा तो ये वाला टर्म कम होगा, तो 1 माइनस कम मतलब एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगा, तो ये बढ़ेगा तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगा, ठीक है ना। तो मतलब एफिशिएंसी इन केस ऑफ Q1 विल बी हायर। तो जब हम T1 टेम्परेचर पे ये हम हीट्स ऐड करेंगे Q1, दैट इंजन इज बेसिकली मोर एफिशिएंट, ओके। तो ये फर्स्ट केस में इंजन ज़्यादा एफिशिएंट होगा। तो देखिए हमने जब सेम हीट रिजेक्ट करवाया है तो एट हाइयर टेम्परेचर जब हम एनर्जी को सप्लाई करेंगे विद द सेम एंट्रोपी चेंज देन दैट इंजन विल बी मोर एफिशिएंट, ओके। सो हमने देखा यहाँ पे कौन ज़्यादा एफिशिएंट है, निकाला हमने। दूसरा केस हम ले रहे हैं कि द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वी हैव सप्लाइड, ओके। द हीट एनर्जी जो हम सप्लाई कर रहे हैं हाइयर टेम्परेचर पे वो भी Q1 हमने सप्लाई किया, जो T2 टेम्परेचर पे लोअर टेम्परेचर पे जो हमने एनर्जी सप्लाई किया वो भी Q1 ही सप्लाई किया है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि और ये कैसे कर रहे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस से हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो हमारे पास साइकिल है, वी आर डीलिंग विद 2 साइकिल्स, वन इज दिस साइकिल, ओके, एंड सेकेंड इज दिस साइकिल, ठीक है। तो जो फर्स्ट साइकिल में यहाँ हमने रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, यहाँ हमने Q1 जो हीट ऐड किया है यहाँ, तो Q1 किसके बराबर होगा, देखो दैट इज बेसिकली T1 इंटू डेल्टा एस। और जो Q2 होगा, अब मैं कह रहा हूँ कि Q2 और Q1 बराबर है, तो बेसिकली Q2 इक्वल्स टू Q1 लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर होगा, टेम्परेचर हमने T2 कम टेम्परेचर है तो डेल्टा एस को बेसिकली बढ़ना पड़ेगा, तो डेल्टा एस इंक्रीज होकर डेल्टा एस डैश हो जाता है, ठीक है ना। ये डेल्टा एस डैश इतना है, देखो। तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास जो एनर्जी है, तो यदि हमें सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को इस T2 टेम्परेचर पे हमने सप्लाई किया, तो जो उसका एंट्रोपी चेंज है, मतलब उसका जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हो चुका है, उसका क्वालिटी है वो डिग्रेड हो चुका है, ठीक है। तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, अब डेल्टा एस डैश हुआ। अब हमें ये निकालना है कि हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, हाउ मच इज इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। तो देखो पहले अवेलेबल एनर्जी कितना था, ये वाला दिस वन, ये अनअवेलेबल एनर्जी था, ठीक है। अब कितना हुआ, अब ये सारा हो चुका है अनअवेलेबल एनर्जी। तो इंक्रीज कितना हुआ, इंक्रीज ये वाला पोर्शन हुआ है, तो दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी। और जब अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीज होगा मतलब अवेलेबल एनर्जी का लॉस हुआ है कहीं से, तो दिस आई कैन से दिस इज द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी, या फिर आई कैन से इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हाउ मच इज़ द इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी, इसका हम फॉर्मूला निकालते हैं इसको, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बेसिकली कुछ नहीं है, हमें इसका एरिया निकाल देना है, क्योंकि एरिया रिप्रेजेंट्स बेसिकली हीट ट्रांसफर, तो ये जो एनर्जी होगा इसका एरिया रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो ये एरिया कितना है, T0 इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस। तो ये क्या हो जाएगा, T0 इंटू डेल्टा एस डैश माइनस डेल्टा एस, ये हो जाएगा। अब डेल्टा एस डैश क्या होगा बेसिकली,
डेल टी नॉट इंटू डेल्टा एस डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली Q1 Q2 तो सेम है, तो Q1 अपॉन T2 माइनस डेल्टा एस को क्या लिख सकता हूँ, Q1 अपॉन T1. ओके, सो दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी. ओके, सो इसमें से जब हम Q1 कॉमन ले लेते हैं तो Q1 इंटू टी नॉट इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2. ओके, so this is the basically increase in unavailable energy. okay, ये unavailable energy में increase हो जाएगा. तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है. इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए हमने बेसिक एरिया लिया है जो इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी वाला एरिया, और जब उस एरिया को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बेसिकली इट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया है Q1 इंटू टी नोट इंटू T1 माइनस T2 अपॉन T1 T2. दिस इज बेसिकली इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी. आई होप आपको क्लियर है. ठीक है, सो यहाँ पे देखिए सेम चीज़ इन्होंने की है. इन्होंने यहाँ पे बताया है, देखिए जो Q रिजेक्टेड होगा वो बेसिकली यहाँ पे अलग अलग है. ठीक है, तो एक में आ रहा है टी नोट इंटू डेल्टा एस, दूसरे में आ रहा है टी नोट इंटू डेल्टा एस डैश. तो डेल्टा एस डैश ज़्यादा है, तो जो Q रिजेक्टेड होगा बेसिकली वो किस केस में ज़्यादा होगा, दूसरे केस में ज़्यादा होगा. ठीक है ना, Q रिजेक्टेड है, T2 ज़्यादा होगा. जब हम हीट सप्लाई कर रहे थे T2 पे, तो एफिशिएंसी किसका ज़्यादा होगा, जब इसमें अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ जाएगी तो बेसिकली एफिशिएंसी का लॉस हुआ है, तो एफिशिएंसी पहले वाले केस में ज़्यादा है ना, जब हम हीट सप्लाई कर रहे हैं T1 टेम्परेचर पे. तो बेसिकली मतलब क्या है कि इन दोनों केसेस में हमने हीट सप्लाई सेम किया है, लेकिन एक में हमने हीट सप्लाई किया है हायर टेम्परेचर पे, दूसरे वाले में हीट सप्लाई किया लोअर टेम्परेचर पे, लेकिन हीट हमने सप्लाई किया था सेम. ध्यान, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए हमने हीट तो सेम ही सप्लाई किया था. Q1 हम बोले थे कि सेम अमाउंट ऑफ हीट वी हैव सप्लाइड, लेकिन हम एक सेम अमाउंट ऑफ हीट को हम हाई टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे हैं और एक सेम अमाउंट ऑफ हीट को हम लो टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे थे. तो जिस को हम हाई टेम्परेचर पे सप्लाई कर रहे थे उसका एफिशिएंसी ज़्यादा आया है. ठीक है ना, उसका अवेलेबल एनर्जी ज़्यादा है, उसमें लॉसेस जो हुए हैं अनअवेलेबल एनर्जी में वो कम हुए हैं, उसका एफिशिएंसी ज़्यादा आया है. तो मतलब क्या है कि एनर्जी जब सेम अमाउंट हो वो हाई टेम्परेचर पे होता है तो उसकी क्वालिटी बेटर होती है. क्यों, क्योंकि देखो जब सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे हमने लिया है Q1 एनर्जी एट हाई टेम्परेचर, तो इसका जो एंट्रोपी है वो कम है, मतलब इसका रैंडमनेस, इसका डिसऑर्डरनेस कम है. वहीं सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने लिया लेकिन T2 पे लिया तो उसका रैंडमनेस देखो ज़्यादा है. तो रैंडमनेस ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी डिग्रेड हो चुकी है. ठीक है ना, तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि वी आर हैविंग अ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एट हायर टेम्परेचर, दैट एनर्जी इज हैविंग बेटर क्वालिटी. ठीक है, तो एनर्जी जो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इफ वी कंसिडर, ठीक है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी at higher temperature have better quality than the same amount of energy at लो टेम्परेचर. तो आई होप आपको समझ आई होंगी चीज़ें कि जब हम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हाई टेम्परेचर पे लेते हैं तो उसका क्वालिटी बेटर होता है. मतलब बेटर क्वालिटी का मतलब क्या है कि उसमें रैंडमनेस, डिसऑर्डरनेस कम है, उसमें एंट्रोपी कम है. ठीक है ना, तो अब हम आगे डिस्कस कर लेते हैं. देखिए ये फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया, इंक्रीज इन अनअवेलेबल एनर्जी. अब देखिए नॉट पॉइंट देखिए, हम ग्रेटर द टेम्परेचर डिफरेंस मोर विल बी द लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी. बिल्कुल सही कह रहा है. ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस आप ज़्यादा कर दोगे, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे जब आप सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे अपने T1 पे Q अमाउंट ऑफ हीट यू हैव सप्लाइड, ओके, दिस टेम्परेचर हाई टेम्परेचर T1 पे. अब आप कह रहे हो कि जो दूसरा जो हम सेम यहाँ पे आपने हीट सप्लाई किया Q1, आप कह रहे हो कि हम अब लोअर टेम्परेचर पे भी Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करते हैं. तो बेसिकली देखो आपको ये तो एम्बियंट है, T नोड है ये तो. अब आपको देखो इसमें एंट्रोपी इंक्रीज हो चुका है, तो मतलब इसकी क्वालिटी गिर चुकी है. ठीक है, अब यदि आप ये T2 टेम्परेचर, यदि आप इससे भी लो टेम्परेचर पे सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करोगे तो उसमें अवेलेबल एनर्जी का लॉस और हो जाएगा. ठीक है,
क्योंकि देखो तीनों केसेस में अवेलेबल एनर्जी, देखो इसमें अनअवेलेबल एनर्जी इतना ही था, इसमें इतना अनअवेलेबल एनर्जी और बढ़ चुका है, इसमें अनअवेलेबल एनर्जी और बढ़ चुका है। तो देखो अनअवेलेबल एनर्जी बढ़ता जा रहा है, तो बेसिकली क्या होता जा रहा है, अवेलेबल एनर्जी का लॉस होता जा रहा है। तो जब आपका सेम अमाउंट ऑफ हीट आप किसी टेम्परेचर डिफरेंस पे सप्लाई करोगे, ठीक है, तो उसमें अवेलेबल एनर्जी का लॉस होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि वेन एवर हीट इज ट्रांसफर्ड थ्रू अ फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस देन बेसिकली देर इज अ लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी। ओके, हम ऐसा बोलते हैं कि वेन एवर क्यों, क्योंकि जब भी हीट ट्रांसफर होता है फाइनाइट टेम्परेचर डिफरेंस पे, तो बेसिकली वहाँ इरिवर्सिबिलिटीज क्रिएट होती हैं, एंट्रोपी जनरेट हो जाता है। एंट्रोपी जनरेट जहाँ भी होगा तो बेसिकली एनर्जी का क्वालिटी गिर जाएगा, और अवेलेबल एनर्जी जो हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, तो लॉस हो जाएगा। तो देयरफॉर सेम हीट इज हैविंग मोर इंपॉर्टेंस एट हायर टेम्परेचर इन कंपैरिजन टू द लोअर टेम्परेचर। ये भी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास यदि सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में है, वो हाई टेम्परेचर पे है, तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी ज़्यादा निकाल पाएंगे हम उससे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, अब देखिए अवेलेबल एनर्जी का जो दूसरा नाम है वो अवेलेबिलिटी है। ठीक है, और अवेलेबिलिटी को हमने देखिए कैसे डिफाइन किया है, व्हाट द बेसिक, अब तक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो हमने देखिए हीट इंजन्स के रिगार्डिंग डिफरेंट टाइप के हीट इंजन के केस में हमने अवेलेबल एनर्जी निकाला डब्ल्यू मैक्स करके। ठीक है, अब हम एक जनरल डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अवेलेबिलिटी का। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी क्या होता है, देखिए मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड इन अ सिस्टम व्हेन इट कम्स टू इक्विलिब्रियम विद डेड स्टेट इन अ प्रोसेस। मतलब देखिए कि जब कोई भी प्रोसेस हो रहा है, ओके, सो इन दैट प्रोसेस हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क वी कैन एक्सट्रैक्ट एंड मैक्सिमम बेसिकली यूजफुल वर्क वी कैन एक्सट्रैक्ट। okay, if the system is doing work against atmosphere, okay, so that is not a useful work because that is basically lost against the atmosphere। उसके एडिशनल वर्क हमें कितना मिल रहा है वो हम यूज कर पाएंगे। तो बेसिकली मैक्सिमम यूजफुल वर्क का मतलब क्या है कि हमें एक्चुअल में कितना वर्क मिला है। ठीक है, तो इट इज़ अ मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन द सिस्टम कम टू इक्विलिब्रियम विद द डेड स्टेट। ओके, जब वो डेड स्टेट में आ जाएगा तो उसके बाद तो वर्क प्रोड्यूस करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो तब तक जितना हमें वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मैक्सिमम यूजफुल वर्क, तो वो अवेलेबिलिटी होता है। ठीक है, तो इनिशियल स्टेट हम मान लेते हैं, इनिशियल स्टेट है P1 T1 H1 U1 एंट्रोपी S। ओके, और डेड स्टेट में P0 नॉट P0 T0 S0, तो ये एटमॉस्फेरिक स्टेट है बेसिकली, इसको हम डेड स्टेट भी बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक स्टेट भी बोलते हैं, एम्बिएंट स्टेट भी बोलते हैं। ओके, दूसरा हम इसको सराउंडिंग स्टेट भी बोल देते हैं, और रेफरेंस और डेटम स्टेट भी बोल देते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अवेलेबिलिटी। ओके, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ओके, कि फॉर अ क्लोज सिस्टम और फॉर अ ओपन सिस्टम व्हाट इज द फॉर्मूला मैथमेटिकल रिलेशंस फॉर अवेलेबल एनर्जी। अवेलेबल एनर्जी को हम एक्सर्जी भी बोलते हैं, तो इनके लिए क्या क्या बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हम यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, so thank you so much for watching this video. If any doubt you are having regarding these concepts, you can ask in comment box. Thank you so much for watching this video. Thanks a lot.